स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन। तो हमने पहले एक ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया है। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अब आप सब ने कभी ना कभी जो पटाखे होते हैं वो तो जलाए ही होगा और उसको हवा में फेंका होगा। तो क्या होता है जब हम पटाखा हमने पटाखा लिया या एक ही वो पटाखे में बहुत सारे छोटे छोटे पटाखे होते हैं, आपने एक ही कोई गोल सर्कुलर लिया है स्फेरिकल बहुत सारे किस्म के और उसको जला के आपने हवा में डाला तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फ्रैगमेंट्स उसके हो जाते हैं। तो जब आपने डाला तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है ये पाथ कौन सी पाथ ट्रेस करने वाला था, जिस पैराबोलिक पाथ। यहाँ पे हमने इस पर जो ये फायर क्रेकर है इसको हमने फेंका एयर में, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपको पता है जो भी चीज़ हम एयर में फेंकते हैं वो क्या करते हैं, वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक पाथ बनाते हैं, ठीक है ना। तो फ्लाइट के दरमियान ये अब एयर में कहीं ना कहीं दो फट जाएगा, इसके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो वहाँ पे जो ये जो फ्रैगमेंट्स है अलग अलग फ्रैगमेंट्स, एक इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, तीसरा इसके टुकड़े बहुत सारे डायरेक्शन में इन ऑल डायरेक्शन जाएंगे, वो अपनी अलग अलग बात बनाएंगे। मगर जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, जो इस फायर क्रेकर का सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेम पाथ ट्रेवल करेगा। यहाँ पे जो ये पाथ इनिशियल पैराबोलिक पाथ थी, इस पाथ में एक ही वो जाएगा जो जिस पे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ मास यहीं पे जाएगा, क्योंकि वो अपने मोमेंटम जो है कंजर्व करेगा। यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन ए क्रेकर इज फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल and when it explodes in the air then the different pieces of the cracker follow the different parabolic paths। यानी जब ये एक्सप्लोड हो जाएगा डिफरेंट फ्रैगमेंट्स डिफरेंट पाथ्स अपने अपनी पाथ्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। खाली कौन सा जो इनिशियल पाथ पे फॉलो करेगा वो है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे लिखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द all the pieces of the cracker continue to move in the initial parabolic path as shown in the figure। तो यहाँ पे जो खाली एक सेंटर ऑफ मास ही अपनी जो है ये हैं अपनी पाथ फॉलो करेगा, बाकी जो भी फ्रैगमेंट्स होंगे वो डिफरेंट यही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज द डिफरेंट पीसेस ऑफ द क्रैकर मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑनली। क्यों है क्योंकि जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये इंटरनल फोर्स जो एक्सप्लोजन जब हो जाता है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन किस तरह से हो जाता है, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं, इंटरनल फोर्स की वजह से। तो ये इंटरनल फोर्स की वजह से क्या हो जाए, डिफरेंट डायरेक्शंस लेंगे, ठीक है ना, लेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गई, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे मोशन ऑफ प्लैनेट्स किस तरह से चलते हैं। अब मानो यहाँ पे सन है एंड वी नो दैट सन रिवॉल्व्स, दिस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। बेसिकली क्या होता है, अब ये अर्थ यहाँ पे अर्थ हमें पता है जो है दिस मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये यहाँ पे अर्थ है और अर्थ भी रिवॉल्व करते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये अराउंड द सन रिवॉल्व करता है, अराउंड द सन, ठीक है ना। अब जब मून एंड अर्थ, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे मून है। अब आपको पता है मानो ये टू पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल सिस्टम बन गया, एक बन गया मून यहाँ पे और एक यहाँ पे अर्थ बन गई। तो इनका सेंटर ऑफ मास तो होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास आएगा टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है और हेवियर है ये, क्योंकि हमने पता है सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स हेवियर पार्टिकल आता है। तो यहाँ पे अर्थ के ज़्यादा नज़दीक होगा सेंटर ऑफ मास एज कम्पेयर टू मून,
एज दीज रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस सिस्टम कौन सा सिस्टम बन गया, मून और अर्थ का, ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन। जो ये सेंटर ऑफ मास है ना, बेसिकली ये बनाएगा यहाँ पे दिस इलिप्टिकल पाथ, ये यहाँ पे है ये सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे लिखा है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट। देखो यहाँ पे मून रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है ना। एंड द मून अर्थ सिस्टम, जो ये मून अर्थ सिस्टम है, मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये मैंने बोला है, ये पूरा सिस्टम एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन फॉलो करता है पाथ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मून अर्थ सिस्टम लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग अर्थ एंड मून मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ मून अर्थ सिस्टम लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग अर्थ एंड मून। देखो जो ये है ना सेंटर ऑफ मास है, ये किस लाइन पे है, ज्वाइनिंग द अर्थ एंड मून। ये तो ज्वाइन किस तरह से है, जे बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। मगर इन्हीं ग्रेविटेशन जो लाइन हम बनाएंगे उसी पे होगा सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एंड मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो ये सेंटर ऑफ मास है ये भी यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा को पूरा सिस्टम इस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना। और एक बात है, अर्थ और मून जो है ये ऑलवेज होंगे अपोजिट टू द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, इस साइड में मून है, इस साइड में अर्थ है। कभी अगर यहाँ पे अर्थ आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आ जाएगी उस साइड मून, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ अर्थ एंड मून मूव इन सर्कुलर orbit around the center of mass and they are always on the opposite side of the center of mass। यानी both moon and this earth they move around the center of mass in circular orbits, always होंगे ये opposite to each other, ठीक है ना। Here the forces of attraction between the earth and the moon are internal forces। वो तो पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून जो क्या है इंटरनल फोर्स। वाइल सन अट्रैक्शन, जो सन की अट्रैक्शन इन दोनों इस सिस्टम पे हैं वो क्या है, वाइल द सन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड मून और एक्सटर्नल फोर्सेस, वो एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पूरी तरह से काम करता है इस तरह से ये क्योंकि सन इन पे अट्रैक्ट करता है, ये एक दूसरे पे तो पूरा सिस्टम बन जाता है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स भी लग जाते हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे और लास्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं डीके ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा या ना भी पढ़ा होगा, तब भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत एग्जांपल्स हैं। तो एक एग्जांपल ये भी हैं, यहाँ पे जो फायर क्रैकर के एग्जांपल हैं, यहाँ पे आप रॉकेट की एग्जांपल दे सकते हो, जो क्या होता है, जो जिसका एक्सप्लोजन होता है इन द एयर। सेम रिजल्ट वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने फायर क्रैकर लिखा, वहाँ पे रॉकेट। इसी तरह से इसी एग्जाम्पल से आप और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप बेसबॉल का जो बेट होता है वो थ्रो करते हो, वो जो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो पैराबोलिक पाथ करेगा फॉलो। बाकी जो अदर पार्ट्स ऑफ जो बेट होगी वो पैराबोलिक पाथ। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी देख सकते हो बुक्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये डीके हो जाता है, ये न्यूक्लियस, जब ये पेरेंट न्यूक्लियस डीके हो जाता है, ठीक है ना, डीके ऑफ ए न्यूक्लियस, तो ये दो हिस्सों में हो जाता है। एक हिस्सा यहाँ पे हो जाता है ऊपर, यहाँ एक हिस्सा यहाँ पे नीचे है। ऊपर हमने लाइट फ्रेगमेंट लिया है एक हिस्सा, और नीचे जो है हैवी फ्रेगमेंट लिया है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे मैंने लेट अस कंसीडर ए स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इनटू फ्रैगमेंट्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। द टू फ्रैगमेंट्स मूव अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, यानी दे मूव ऑन द अपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी फॉलो होता है और मोमेंटम भी फॉलो होता है, क्योंकि ये अपोजिट टू ईच अदर है। Since the parent nucleus is at rest, therefore the center of mass of the system is at rest। जो सेंटर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस जो है एट रेस्ट है, उसके जो सेंटर ऑफ मास जो है वो भी रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसने भी कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट वो भी किया, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस क्या है, एट रेस्ट था, वो इधर गया, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रह जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रह जाएगा।
द न्यूक्लियस डिकेज अंडर द इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे मैं द न्यूक्लियस डीके अंडर द इफेक्ट ऑफ, एक मिनट, अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। जो न्यूक्लियर डीके होता है वो डीके होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना। द हैवियर फ्रैगमेंट मूव्स विद द लेस स्पीड, लॉजिकली है हैवियर जो है फ्रैगमेंट जो हैं, तो जो भारी फ्रैगमेंट हैं वो लेस स्पीड से, वाइल द लाइटर जो है लाइटर मोर स्पीड से मूव करेगा, तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल से आप कुछ एग्जांपल्स खुद भी देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास जो है मैंने रिजिड बॉडी का डिस्कस किया है, साथ में यहाँ पे आ ही रहा है। तो हमने यूनिफॉर्म रॉड का निकाला था L/2 सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हमें सारी चीज़ों का डेराइव नहीं करना है, आपको वो खाली याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो यूनिफॉर्म का रॉड होता है, आपने देखा है मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है ना। सर्कुलर डिस्क, डिस्क यहाँ पे सर्कुलर अगर होगी, यहाँ पे सर्कुलर डिस्क इस तरह से होगी, सर्कुलर डिस्क तो पूरा जैसे मानो मेटल का कोई चीज़ होगा वो सर्कुलर शेप में होगा, ठीक है ना। तो उसका सेंटर ऑफ जो ये मास होगा वो होगा एट द सेंटर, यहाँ पे है एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। सर्कुलर रिंग, रिंग अगर होगा इस तरह से रिंग होगा, जिस तरह से रिंग होता है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा इसका भी होगा एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर इसका खाली रहता है, यानी जो इसका मानो ये मेटेलिक रिंग है, तो यहाँ पे जो इसके इनसाइड आ जाएगा वहाँ पे मेटल नहीं रहता है, मगर सेंटर ऑफ मास रह जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास उस मटेरियल पे ही लाई करे, कभी कभी वो उस जगह पे भी लाई कर सकता है जहाँ पे मटेरियल जिस बॉडी का नाम भी हो, ठीक है ना। तो सर्कुलर रिंग में सेंटर ऑफ द रिंग पे ये लाई करेगा। सेफियर में एट द सेंटर ऑफ द सेफियर, सेफियर के सेंटर पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। हॉलो सेफियर, हॉलो सेफियर, ठीक है ना। हॉलो सेफियर मीन्स कार, उसको भी उस पर भी ये सेंटर ऑफ सेफियर पे ही लाई करेगा। सिलेंडर मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, अब सिलेंडर यहाँ पे इस तरह से होता है सिलेंडर, ठीक है ना। तो इसकी एक्सिस इस तरह से होती है ना, तो ये मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, यानी ये एक्सिस जो है मिड पॉइंट ऑफ इसकी मिड पॉइंट पे होगी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे आप ट्रायंगुलर प्लेन लेमना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये भी याद रखोगे, ठीक है ना। इसी तरह से क्यूबिकल ब्लॉक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ज्वाइनिंग द अपोजिट कॉर्नर्स, प्लेन लेमना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स, cone or pyramid on line joining the apex to the center of the base of the cone at a distance of 1/4 of this line on joining the apex to the center of the base, यानी cone इस तरह से, cone है इस तरह से, ये है बेस ऑफ द कून, ठीक है ना। ये है बेस, सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द कून, ये है एपेक्स, एपेक्स टॉप को करे जब आप ज्वाइन करोगे, कहता है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर ऑफ द बेस यहाँ पे है एक, और एपेक्स यहाँ पे, जो लाइन सेंटर ऑफ द बेस और एपेक्स को ज्वाइन करते हैं इसी पे जो है सेंटर ऑफ मास लाई करता है, मगर कहाँ कहाँ करता है ले वो भी बताता है। ऑफ द बेस ऑफ द कून एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/4 of its length of 1/4 of the length of this line, 1/4 यानी आपके 4 हिस्से करने हैं, 1/4 जो लेंथ आएगी यहाँ पे भी 1/4, तो उस पॉइंट पे ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है ना। ये आपको खाली याद रखने हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है।